एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप, और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। और सवाल तो बनता है में हम आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिस पर पिछले कुछ दिनों से देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है उस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, अलग अलग तरीके से लोगों की राय आ रही है। और ये सोचा जा रहा है कि आखिर इस सभ्य समाज में जहां हम रहते हैं तो वहां प्रतिक्रिया भी किस तरह की आनी चाहिए, क्या एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन हो तो कितना हो और किस तरह का हो, और क्या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली हुई है खासतौर से उन देशों में जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी क्या कोई सीमा होनी चाहिए या वो असीमित है। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो वही मुद्दा फ्रांस वाला है, उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं, सब लोग अब अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन आज हमने राजनीति से अलग हटके इस पर बातें करना ये इसलिए ज़रूरी समझा है कि हम क्या मतलब एक्चुअल स्थिति क्या है, सही सिचुएशन है क्या हम लोग क्रिया पे प्रतिक्रिया करते जाएं, या जो सभ्य समाज है जिसके हम नागरिक हैं, सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी का मतलब ये नहीं कि हम पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बदलाव ना लाएं, पुरानी व्यवस्थाओं को हमें बदलना होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, इसी मुद्दे को समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल मौजूद है। अपने अपने क्षेत्र के सब लोग प्रवक्ता मौजूद हैं और उन लोगों से इसी मुद्दे को समझेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले आइए देख लेते हैं कि ये पूरी स्थिति क्या है, किस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। आइए स्थिति को देखते हैं पहले। कई मुस्लिम देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रांस में हुए विवाद जिसमें एक टीचर की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाए, बाद में उसकी सिर काटकर हत्या कर दी गई। इसी तरह पेरिस में एक अन्य धार्मिक घटनाक्रम में हिजाब पहने एक महिला को चाकू मार दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई और इसकी चिंगारी पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही है। जहां कई यूरोपियन देश इस विवाद को लेकर फ्रांस के पूरे समर्थन में उतर गए हैं, तो वहीं कई मुस्लिम देश फ्रांस का खुला विरोध कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने मैक्रोन की मानसिक स्थिति खराब बताई, तो वहीं फ्रांस के सभी सामानों का बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने मैक्रो से दूरी बनाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमाएं तय हो। और इसी कड़ी में भारत में भी कई मुस्लिम संगठन फ्रांस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ौदा में फ्रांस के राष्ट्रपति के तस्वीर का अपमान किया गया, तो मुंबई में भी मुस्लिम संगठन विरोध करते हुए नजर आए। वहीं इस घटना की चिंगारी भारत के कई शहरों में दिखी। सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग विरोध करते हुए नजर आए, तो देहरादून में फ्रांस के राष्ट्रपति का मुस्लिम समाज के द्वारा पुतला फूंका गया। लेकिन इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। तो कई बीजेपी नेता फ्रांस के समर्थन में नजर आए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारत को टर्की और पाकिस्तान से सीख लेने की जरूरत नहीं है। इसी बीच देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने एक निजी चैनल को बयान देते हुए कहा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो यही करता। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आतंक का कोई मजहब नहीं होता तो लोग इस घटना के समर्थन में क्यों उतर आए हैं? क्या धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंचती है तो आतंक का सहारा लेना उचित है? सवाल तो बनता है। बिल्कुल, आपने देखा तो मेरे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। मेरे साथ कुशल कुमार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। मेरे साथ सुमैया राणा मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी के बहुत ऊर्जावान विधायक छगन सिंह मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। सुजाता पॉल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो मुद्दा है फ्रांस से उठा है, लेकिन इस मुद्दे ने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला के रख दिया है और विश्व का जनमत जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो बिल्कुल खुली है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मुद्दा फ्रांस का है तो सिर्फ प्रतिक्रिया भी फ्रांस में हो। तो आखिर वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, अगर आप समझाएं तो। अगर हम इस मामले को पूरे
पूरा देखें, मतलब एक पक्ष को ना देखें केवल और दूसरे पक्ष को अलग से ना देखें, दोनों को अगर मिला के देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ है वो सब, मतलब उसमें एक के बाद एक चीजें होती चली। जी जी सुजाता जी, आवाज आ रही है मेरी? सुजाता जी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी 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 जी, तो मैं ये कह रही थी कि नफरत जो है वो नफरत से कभी समाप्त नहीं हो सकती। नफरत की अगर कोई शुरुआत करता है तो वहीं पे उसे खत्म करने की जरूरत है, कानून के तहत, ना कि हम जंगली बन जाए, हम अपने हाथ में इस तरह से हथियार ले लें। और जिस प्रकार का कृत्य किया गया, सोच कर देखिए, हम सभ्य समाज हैं, हम जंगल में नहीं रहते। एक तरफ हम बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की सजा, उसको भी खत्म कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ लोग जाते हैं और किसी का सर कलम, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो अगर धर्म को हम देखें तो कोई भी धर्म हो, आपका धर्म हो, मेरा धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, अगर मेरे धर्म पर आक्षेप होगा तो मैं निश्चित तौर से बहुत एक्साइटेड हो सकता हूं। तो इसलिए धर्म के मुद्दों पर, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा होनी चाहिए, तो हमारे को भी रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। पर हिंदुस्तान में रहकर आज हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग साथ मिलकर रहते हैं। और आपने देखा किस प्रकार से मुस्लिम समाज में भी दो धड़े हैं, एक धड़ा उनका समर्थन कर रहा है जिन्होंने आतंक फैलाया, जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया, मगर दूसरी तरफ मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि मैं देहरादून से हूं, और देहरादून का मुस्लिम समाज जो है उसने बहिष्कृत किया है इस पूरे, जितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उसका। तो हमारे को बिल्कुल गलत चीज को गलत से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये हमें समझना पड़ेगा। और आप तक देखिए, और एक और चीज मैं आखिर में कहना चाहती हूँ कि एक समाज वैसे ही टारगेट पे है, और अगर उसी समाज के लोग इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय बाकी लोगों के साथ है जो इस तरह से रेडिकलाइज्ड नहीं है। सुजाता जी, ओपनिंग कमेंट था, आपने विस्तार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दे की तह में जाने के लिए इसके पीछे की जो चीज़ें हैं उन सब पर भी गौर करना होगा। सुमैया राणा जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत अतिवादी होते जा रहे हैं, या हमें कुछ हिम्मत से काम लेना चाहिए, हमें कुछ पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, क्या सहनशीलता कुछ और ज्यादा होनी चाहिए? देखिए, ये बातें करने में बहुत अच्छी लगती हैं कि इंसानियत हो और अहिंसा हो, हिंसा की बात ना की जाए, लेकिन हर व्यक्ति, हर समुदाय में जब जब भावनाएं आहत हुई हैं, धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, नरसंहार हुआ है। ये खाली फ्रांस की बात नहीं है। गुजरात दंगे क्यों हुए थे ये भी सबको मालूम है, वो किसने आग लगाई थी नहीं पता, लेकिन हम उस पे जाएंगे कि संतों को जलाया गया था इसलिए वहां पर आग लगाई गई। एक महिला प्रधानमंत्री के मर्डर के ऊपर देश भर में एक समुदाय विशेष को जला करके मारा जा रहा था, उनके हत्याएं हो रही थी। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त धर्म नहीं था, लेकिन आपकी अपनी श्रद्धा थी जिनके साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी के मैं नाम लेकर के बोलूंगी, उस वक्त क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। और उसके बाद जो अभी दिल्ली में हुआ, उससे अभी रिसेंटली जो कुछ बेंगलोर में हुआ, आप चेन वाइज देखिए तो बैठ करके टीवी स्क्रीन पे ये बोलना कि ये नहीं होना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था, तो संयम कोई नहीं रखता है, कोई रख नहीं पाता है। और रही बात प्रॉफिट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये बात समझ लें सारे लोग कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। हम अल्लाह के बाद किसी को मानते हैं तो वो नबी को मानते हैं, तो नबी की शान में गुस्ताखी की जरूरत क्या है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस्लाम से बड़ा इंसानियत का पैगाम कोई नहीं देता होगा। हर कदम पे हमें इंसानियत सिखाई गई है, चाहे पड़ोसी का हक हो, चाहे भाई का हो या बहन का हो या बेटी का हो, माँ का हो, बाप का हो, दोस्त का हो, यार का हो, किसी का हो, बीवी का हो,
सबसे पहले महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट अगर किसी धर्म में दिया तो वो इस्लाम धर्म है। तो इस्लाम धर्म में ये कहना कि हिंसा का है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है, और कोई भी इंसान जब किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है और खासकर उनके प्रॉफिट के लिए, तो वो ये समाज जो मुस्लिम समाज है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता है। फिर एक्शन का रिएक्शन होना लाजिम होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं इसका फेवर कर रही हूँ, लेकिन एक्शन की जरूरत क्या थी कि उसका रिएक्शन होता। तो आप किसी को छेड़ रहे हैं, चिंगारी लगा रहे हैं, उसका आग में तब्दील होना लाजमी है। तो पहली चीज तो इन सब चीजों पर, इन कृत्यों पर रोक लगाना जरूरी है कि धर्म के मामले में कतई छेड़छाड़ नहीं की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, क्योंकि धर्म इंसान को जीने का सलीका बताता है। धर्म इंसान के लिए प्रायोरिटी होता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी धर्म है, जो इंसान की पहचान होती है अपनी। मैं आपके पास आऊंगा ओपनिंग कमेंट से, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि इस पर हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, तो इतना बड़ा मुद्दा है तो बहुत आसान नहीं है। कुछ सवाल भी हैं मेरे जहन में जिनको लिया जाएगा, लेकिन मैं छगन सिंह राजपुरोहित के पास चलूँगा। आपको क्या लगता है कि ये हालात इस तरह के हो गए कि भारत में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फ्रांस का मुद्दा भारत तक पहुंचा, तो क्या आपको लगता है कि भारत में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं आप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इस मुद्दे पर? क्योंकि अगर आप एक धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक भावनाएं वो पूरे देश और दुनिया के लिए एक होती हैं। अगर पूरी दुनिया का हिंदू, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है तो उसकी भावनाएं एक सी होती हैं। तो इसमें कई सारी आपत्तियां आ रही हैं, सरकार की तरफ से भी आपत्ति है कि नहीं फ्रांस का मुद्दा है, फ्रांस तक रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी विधायक होने के नाते? मैं सुमैया जी की बात का खंडन करूंगा कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर मतलब कि रिएक्शन होना चाहिए। तो जहां फ्रांस में जो घटना घटी, हो सकता है मोहम्मद साहब का वहां पर जो बताया गया कि जो भी वो क्या, तो मोहम्मद साहब के जो बताने पर आप एक टीचर का जो अभिव्यक्ति की आजादी पर उनका सर कलम कर देते, ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है? और अगर नहीं लिखा हुआ है, आप एक बार कह रहे कि हमने महिलाओं को ये दिया। जहां हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, वो आपने अभी जिक्र किया। तो हिंदुस्तान में राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई थी, जिसके लिए 750-770 साल तक हिंदुओं ने इंतजार किया क्योंकि वो कानून की लड़ाई लड़ते। कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, उस मुद्दे पर मत जाइए, मुद्दा भटक जाएगा। सुमैया जी कानून की लड़ाई लड़ी, मेरा सवाल फ्रांस के मामले को लेकर है। सुमैया जी, सुमैया जी ने जब ये जिक्र किया है ये गोधरा कांड का, तो मैं राम मंदिर का भी जिक्र करना चाहूंगा। बिल्कुल, वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को मुद्दे पे ही रहना चाहिए। तो जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जो भारत में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, फ्रांस में ठीक मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब फ्रांस में ये घटना घटी तो विरोध फ्रांस में होना चाहिए। हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है ये? कहीं न कहीं आतंकवाद जो दो तरफ के दो धड़े, इस्लाम यहाँ हिंदुस्तान में तो जैसा कि सुजाता जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में दोनों तरह के, देहरादून में समर्थन भी किया है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है। और एक तरफ कुछ मुस्लिम भाइयों ने इसका विरोध किया है कि नहीं वो नीस की घटना हो गई। उसके बाद भी पूरे मुसलमान समुदाय फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ में ये जो जूता पटों पर जूता घिसना वो वगैरह करे, तो कहीं न कहीं ये मतलब कि बहुत बड़ी घटना घट रही है। ये शुरुआत है। राजपुरोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता जुड़े हैं कुशल कुमार जी, और वो कानून के आदमी हैं, कानून की बातों को सही तरीके से जानते हैं। कुशल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसकी कोई सीमा होती है या वो सीमाओं से परे है? क्या आप किसी के भी धर्म पर इस तरह के लाछन लगाएं जिसको वो कबूल नहीं करता है, या उसका कोई और तरीका है? अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हम बात कर रहे हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं? कुशल कुमार। देखिए, हाँ जी, देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मतलब इस पे ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिसपे कि आप जितना बोल लें उतना कम है जी। लॉ इसमें कुछ और कहता है, इंसान, हर एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी उसको कुछ और तरह से देखती है
किसी भी तरह से कोई आदमी इसमें सीमा लगाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी कानून बने हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। वो सारे क्वालिफाइड लॉ हैं, वो सारे क्वालिफाइड राइट्स हैं। हम किसी राइट को एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हैं, और देयर हैज टू बी अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन ऑल द राइट्स व्हाट वी इनहेंस इन आवर लाइफ। एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल लिबर्टी में, एक पर्सनल लाइफ में जो भी चीज, जो भी लॉ को मानना चाहता है, वो एक क्वालिफाइड राइट है, उसके लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो उसको करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन में, एक सीमा में हमेशा रहता है। उस सीमा को लांघने में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 19(2) ये चीजें कहता है कि ऑल दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, जो फ्रेंच का जो लॉ है, वो उसका जो एक्सप्रेशन है, लिबर्टी दी एक्सप्रेशन, वो ये कहता है कि वो भी ये कहता है कि जितने भी एक्सप्रेशन है जो एक पर्सनल लिबर्टी में आ रहे हैं, वो इतना रहे कि इंसान कम से कम सेडिशन पे ना आए, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन पे ना आए, और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि सिविल वॉर क्रिएट हो जाए एक कंट्री में। देखिए, इंटरनेशनल मुद्दा है, इसलिए मैं जो देश का मुद्दा है उस पर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर देश के मुद्दे की बात करूंगा तो इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो देश के मुद्दे से भटक जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, मतलब हमेशा मैं एक बात को समझता हूं कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वहां पे फ्रांस में अगर किसी एक नादान आदमी ने अगर प्रॉफिट के साथ में और उनके एक कार्टून को इस तरह से बता दिया, दिखा दिया, तो उसके चलते हम एक सिविल वॉर क्रिएट कर दे एक नेशन में। उस नेशन में अगर सिविल वॉर क्रिएट होगा तो कितने इनोसेंट लोग मरेंगे। हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा अल्लाह है, वो ये भी कहता है कि किसी नादान इंसान की मौत ना हो ऐसी चीजों में। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, हम हमेशा जो हम इंडिया में क्या करते हैं कि हमेशा जो बाहर के देशों में अगर कुछ हो रहा होता है तो हम उसके लिए इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर देते हैं इंडिया में कि हमारे इंडिया में ही एक सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है। तो हमें इस चीज की भी तो लिमिटेशन समझनी पड़ेगी। हमें, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको भी तो एक लिमिटेशन में रहना पड़ेगा कि ठीक है, ये फ्रांस का मुद्दा है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसपे कि सरकार कमेंट दे, तो उस पे हम लोग अपना जो भी ओपिनियन है या डिफरेंशिएशन है उस पे रखें। हम लोग अपना पर्सनल कमेंट इस दायरे में दें कि वो दायरा जो है किसी इंसान को हर्ट ना करे, किसी इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। देखिए, कोई भी चीज अगर रिलीजियस चीज है ना, तो वो रिलीजियस चीज हमेशा इफेक्टिव होती ही होती है। अगर जब राणा साहिबा ने जैसे अभी कहा, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर बेंगलोर में इतना बड़ा सिविल राइट क्रिएट हो गया, तो उस चीज पे भी तो हम लोग सोच सकते थे ना कि अगर किसी ने ये चीज कर दिया है तो हम सिर्फ एक आदमी को सजा दें। और अगर जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट को भी मना कर रहे हैं, तो हम एक इंसान होकर के सजा देने की राइट खुद में नहीं रखते हैं। वो तो ऊपर वाले का काम है, वो तो ऊपर वाला देगा। तो हमें तो कंपैशन रखना चाहिए ना, हमें तो दया की भावना रखनी चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हम एक आदमी के चलते पूरे शहर को संवेदनशील ना करें। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं कि हम फ्रेंच के प्रेसिडेंट का फोटो लगा करके लोगों को उस पर चलवा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये बॉयकॉट है। ये कैसा बॉयकॉट है? ऐसे तो बॉयकॉट होता नहीं है। बॉयकॉट तो अगर आप एक्सप्रेशन से बॉयकॉट कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेशन से बॉयकॉट कीजिए ना, आप ओपिनियन से बॉयकॉट कीजिए, फ्री स्पीच से बॉयकॉट कीजिए, फ्री एक्सप्रेशन से बॉयकॉट कीजिए। लेकिन आप किसी भी चीज के लिए वायलेंस पे उतर जाइएगा तो देखिए, ऐसा है ना कि आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड जैसे एक शांति प्रिय देश में भी कितनी बड़ी घटना हो गई थी कि उन्होंने मॉस्क में घुस के इतना बड़ा एक दर्दनाक घटना कर दिया था। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लिमिटेशन कहां पे है, दुनिया इतनी संवेदनशील क्यों हो रही है। और ये तो देखिए, हर एक रिलीजन जो है ना, हर एक रिलीजन अपने में कंपैशन रखता ही रखता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर वायलेंस हो रहा है किसी रिलीजन के वजह से, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है और वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और कभी भी प्रॉफिट, कभी भी अल्लाह ये नहीं कहता है कि आप किसी चीज के लिए ह्यूमैनिटी का नाश कर दे। ये बिल्कुल गलत है। हम उस चीज को कभी भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कभी भी एब्सोल्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। कुशल कुमार जी, मेरा सवाल अभी भी वही है जहां मैंने पूछा था। मेरा सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा है या वो सीमाओं से परे है? अब अभिव्यक्ति की आजादी सीमाओं में ही है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, उतना देरी से मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि नो राइट्स एब्सोल्यूट।
इंडिया में कोई भी लॉ, कोई भी राइट, तो कोई भी हो, उसका कोई भी राइट अगर आदमी कहता है कि मेरे राइट है, तो आपका कहना यह है कि कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी लिमिटेड है, वो भी सीमाओं में बंधी है, और उसकी सीमाएं ये हैं कि वो दूसरे को प्रभावित किए बिना जितनी आज़ादी आपको मिल सकती है, जैसा हमने पढ़ा है वो यही है कि मेरी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, शायद हमने ये पढ़ा था कहीं। तो हो जाती है और उसकी आज़ादी शुरू हो जाती है। सुमैया जी, जी मैं सुमैया जी के पास जाना चाहूंगा। सुमैया जी, कुशल कुमार जी भी, मेरे तीनों गेस्ट ये कह रहे हैं कि मुद्दा फ्रांस का है, तो हम लोग भारत में इतने बड़े धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर कुशल कुमार जी कह रहे हैं कि सिविल वॉर की सिचुएशंस क्यों बनाना चाहते हैं? फ्रांस का मुद्दा है तो फ्रांस में और बॉयकॉट के और बहुत सारे तरीके होते हैं, इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सुमैया जी। अभी जो कुछ वकील साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा वहां से शुरू करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि खूरेजी अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग इस बात का भाषण दे रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ करके, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो मैक्रोन के साथ खड़े हैं। दो बातों की शिकायत है। एक तो ये कि जब ये बातें इनके साथ होती हैं तब उस पर हिंसा अहिंसा कोई चीज का दायरा नहीं रह जाता है। जब इन्हें खूरेजी करनी होती है, कत्लेआम करवाना होता है, ये खूब करवा लेते हैं। उस वक्त में ना इनको अहिंसा याद आती है, ना उस वक्त में इनको इंसानियत याद आती है। मेरा ऑब्जेक्शन वहां पर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि मैक्रोन से वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ रहते हैं हमेशा। तो क्या उन हिंदुस्तानियों मुसलमानों के साथ ये नहीं खड़े हो सकते थे जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो इस बात को भी कहते कि हाँ, इस तरह का कृत्य जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था? पैगंबर मोहम्मद का कार्टून जो जिस भी टीचर ने दिखाया था उसको भी ये नहीं करना चाहिए था? या ये प्रधानमंत्री कह दे कि वो एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों से उनका कोई वास्ता नहीं है? ऐसा नहीं था कि ये फ्रांस के मुसलमानों से सिर्फ जुड़ा हुआ मामला है, ये तो पूरी दुनिया के हर कोने में जहां जहां कोई मुसलमान है, ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला था। तो हमारी शिकायत यहां पर है। लेकिन इसको ये कह देना कि मुसलमान चाहते हैं हिंसा हो, मुसलमान ये चाहते हैं कि खूरेजी हो, तलवार चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपना राज धर्म फिर खोया और फिर यहां पर वो मैक्रोन के साथ खड़े हो गए। इनको 30 करोड़ हिंदुस्तानी या 25 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं दिखे, इनको हजारों किलोमीटर दूर इनको मैक्रोन दिखते हैं। सरहदों पर बहुत से मुसलमान भी हैं ऐसे जो सरहदों पर खड़े हुए हैं, इनके लिए, अपने देश अपने मुल्क की मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं और तमाम तरीके का ताउन है, इस मुल्क में रह रहे हैं। तो ये फर्ज क्या प्रधानमंत्री जी का मुसलमानों के लिए नहीं बन रहा था? तो साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, वो किस ओर जा रहे हैं लेकर के देश। सुमैया जी, इसमें कई सारे बयान ऐसे आए हैं भारत में भी, मुनव्वर राना का बयान एक कोड किया जा रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ये कहा है कि अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। तो क्या बयान को आधा मत करिए त्यागी जी, उन्होंने पूरा बयान अगर सुनिएगा तो उन्होंने ये कहा कि खाली नहीं कि पैगंबर साहब नहीं, अगर वो मेरे सामने, मैं भारत का वासी हूं, अगर वो मेरे सामने राम को, कृष्ण को, शंकर भगवान को, किसी को भी अगर कोई गाली देगा या मेरी माँ को गाली देगा तो मैं इसी काम के फेवर में हूं, ये उन्होंने कहा। ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर बात पे उन्होंने कहा हो। तो पहली चीज तो इस बयान को पूरा वाजे करके बताइए। और दूसरी चीज देखिए क्या है, मैंने फिर बोला कि इस्लाम में जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए कोई भी गलत बात करेगा, अनपार्लियामेंट्री, अधार्मिक बात करेगा तो उसको कोई बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, ये बात अलग है कि नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के कोई तलवार से गला काट देगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन वो होगा, चाहे वो जिस भी तरीके का हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल यही है, मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की, हालांकि सभ्य समाज में इसकी गुंजाइश नहीं है, किसी की भी धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती से ऐसा कर देता है तो क्या हमारे पास कानूनी विकल्प या कुछ और रास्ते नहीं हैं? क्या उनको इख्तियार नहीं किया जा सकता? एक चीज। दूसरा सवाल यह है
कि जिस तरह के धरने प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो धरने प्रदर्शन तब शुरू हुए हैं जब सरकार ने फ्रांस का साथ देना शुरू कर दिया। सरकार ने खुल्लम खुल्ला ये कहा कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, हालांकि हमारी जो पॉलिसी है हम किसी गुट निरपेक्ष को हम फॉलो करते हैं सरकार को, लेकिन अपनी सरकार की या आप समझ लीजिए क्या मजबूरी रही होगी वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि क्या आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं होने चाहिए? क्या जैसे कुशल कुमार कह रहे हैं कि बाइकआउट करने के तरीके ऐसे नहीं हो सकते कि जिसमें देश की शांति व्यवस्था बनी रहे और विरोध प्रदर्शन भी होता रहे? बिल्कुल, मैं बार बार ये बात कहती हूं कि सोशल मीडिया, खासकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अगर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है, उस पर सख्त से सख्त सजा का प्राविधान होना चाहिए, क्योंकि माहौल बिगड़ते देर नहीं लगती। यही मैंने बैंगलोर वाले टाइम में भी बोला था, यही मैं आज भी बोल रही हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सख्त पैनी नजर रखनी होगी और ऐसे कानून बनाने होंगे, ऐसी सतर्कता, ऐसी टीम्स बनानी होंगी कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना होने पाए। एक चीज, दूसरी चीज मैं ये बार बार बोल रही हूं कि जो यहाँ पर आपने भी सही बोला कि जब गवर्नमेंट का रुख समझ में आया, प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला कि वो मैक्रोन के साथ खड़े, हमारा एहतजाज वहां से शुरू होता है। हमारा एहतजाज ना नरेंद्र मोदी जी के लिए है ना बीजेपी के लिए है, इनसे क्या ताल्लुक है। लेकिन जब खुल करके कोई हमारे दुश्मनों की तरफ खड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हमें चिढ़ाने का काम किया गया और उसके लिए सड़क पर उतर करके आई। दुश्मन है। फ्रांस में तो हजारों इमिग्रेंट रहते हैं, हजारों मुसलमान रहते हैं, आपको ये क्यों समझना है कि फ्रांस आपका दुश्मन है? मैं मैक्रोन की बात कर रही हूँ, मैक्रोन साहब की। फ्रांस से मतलब मेरा मैक्रोन है। मैक्रोन साहब तो हर आदमी जो है। बिल्कुल कुशल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जवाब लेना है। मेरे साथ छगन सिंह जी हैं, उनसे जवाब लेना पड़ेगा। छगन राजपुरोहित जी, क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है? देश में 20-25 करोड़ मुस्लिम रहते हैं, उनकी भावनाओं का अगर कहीं पर भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो क्या प्रधानमंत्री को यहां पर उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? बिल्कुल, पहले सोमैया जी को ये समझने की जरूरत है कि जब ये फ्रांस के प्रति मोदी जी ने जो रुख कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, ये कब हुआ कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जो कार्टून बताने के बाद नहीं हुआ, कार्टून बताने के बाद सर कलम किया गया, उसके बाद ये एक्शन हुई है कि एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है कि देश में ये इस तरह की घटना न हो, भले वो फ्रांस हो या फिर भारत हो, तो इस तरह की घटना न हो, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, न कि उस फोटो के कार्टून बताने के पक्ष में नहीं। तो इसमें धार्मिक आहत कैसे हुई? धार्मिक आहत आप खुद अपने ले। आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ, आपका दर्द मैं सोमैया जी समझ रहा हूँ। आपका दर्द है कि मोदी जी ने मैक्रोन जी का समर्थन क्यों किया, क्योंकि मैक्रोन का समर्थन करते ही आपके दिमाग में यह आ गया बस मोदी जी ने समर्थन किया इसलिए यहाँ के मुसलमानों को विरोध करना है, क्योंकि मोदी जी का विरोध करना आपके फितरत में हो गया है, आपके दिमाग में आ गया कि मोदी जी का कोई भी एक्शन आते ही मोदी जी का विरोध करो, एक्शन आते ही मोदी। अगर फ्रांस के साथ अगर दोस्ती है, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, तुर्क समर्थन करता है, उसके वो फ्रांस में ये इस तरह की घटना का समर्थन करता है कि नहीं, नीस में जो घटना घटी या बोले वो चर्च के बारे में, तो वो इस तरह के समर्थन करते हैं। तो कहाँ मोदी जी दो लफ्ज निकाल देते। जी सोमैया जी, मैं आपके पास आऊंगा। छगन जी, मेरा सवाल यह है कि बिल्कुल आप एक राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते, मोदी जी की अपनी एक नीति है, हमारे राष्ट्र की एक नीति है। चलिए अगर फ्रांस का समर्थन भी करना था तो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बुरी बात हो गई, फ्रांस हमारा दुश्मन देश नहीं है। सोमैया जी फ्रांस को दुश्मन नहीं बता रही हैं, सोमैया जी पर्टिकुलर आदमी को कह रही हैं। लेकिन विधायक जी, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ अगर इस तरह का बयान कनाडा के पीएम देते हैं, जो उसी कम्युनिटी से आते हैं, कनाडा के पीएम बयान देते हैं कि हमारी जो, बिल्कुल ठीक है, आतंकवाद का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी, हम लोग भी, कोई भी, सुमैया जी, हम लोग, सुजाता जी, कोई भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा और ना करना चाहिए अगर कोई कर रहा है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला जो बयान जस्टिन ट्रूडो ने दिया है उसको भी बहुत सराहा जा रहा है, तो क्या इस तरह का कोई संतुलित बयान आ जाना नहीं चाहिए था? आपको क्या लगता है? लेकिन ये घटना
बिल्कुल सही बात है, संतुलित बयान आना चाहिए, लेकिन घटना इतनी जल्दी हो जाती है, सर कलम जल्दी शिक्षक का हो जाता है, फिर उसमें बोलने का कोई गुंजाइश नहीं रहती, फिर आप आतंक फैला रहे हो, लोगों में डर फैला रहे हो। डर ऐसे नहीं, आप धर्म का प्रचार करना चाहते हो तो धर्म के प्रति अच्छी भावना पैदा करो, वहां पर वैज्ञानिक पैदा करो, वहां पर आप बड़े बड़े स्तर के नेता पैदा करो, बड़े बड़े स्तर के अधिकारी पैदा करो, तब आपके धर्म की वास्तव में कहीं मोहम्मद साहब ने आपको ये नहीं सिखाया कि सरक कलम कर दो। आप उसी लाइन लेंथ पे आ गए। यहाँ पे धर्म के प्रचार से क्या मतलब था? पूरी दुनिया इस्लाम, अब उसको कौन सा प्रचार की जरूरत पड़ गई है? नहीं आप कहाँ जा रहे हैं? पूरे विश्व में, पूरे विश्व में तो मैं यदि पूरे विश्व और भारत में जो इतने बड़े बड़े अभी ये कर रहे हैं आंदोलन, जो कर रहे हैं अभी, जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, मुंबई हो भाई कहीं पर भी हो, देहरादून हो, मतलब कि जहां जहां पर हो रहे, तो ये क्या सही है क्या? नहीं, भारत में नहीं है छगन जी, मेरा यही कहना है कि इसमें पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया है, और अरब कंट्रीज ने फ्रांस की जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार भी शुरू कर दिया है, लेकिन वहां प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक होते हैं। हालांकि अब फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान भी दोबारा से आया है और उन्होंने उसको बिल्कुल बैलेंस करके दिया है, चीजें अब समझ में आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग जज्बात में, हो सकता है वो उतने परिपक्व ना हो, उन्होंने उस तरह की प्रतिक्रिया कर दी हो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। फ्रांस के राष्ट्रपति का भी अब बयान आया है, उन्होंने उसको और तरीके से कहा है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूं, और कट्टरवाद का समर्थन कोई नहीं करता है और ना करना चाहिए। सुजाता पॉल जी, क्या आपको लगता है कि हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं और हमारी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो बहुत मजबूत हैं, मिसाल दी जाती है दुनिया में, तो क्या यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से राष्ट्र में कोई दिक्कत होती है, या राष्ट्र की, आप कुशल कुमार कह रहे हैं कि सिविल वॉर की स्थिति हो जाती है, तो क्या इस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं छगन जी की कुछ बातों से ये देख रही हूँ कि एकदम से उन्होंने इशू को मोड़ दिया, और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते करते कहीं ना कहीं जो अंदर उनके अंदर भावना है एक पर्टिकुलर समाज को लेकर, वो सारी चीजें बाहर आ गई, और इसी से हमें बचने की जरूरत है। भारत एक बहुत विशाल देश है, और यहाँ पे पूर्व में भी आप ये समझ लीजिए कि जब हमें आजादी मिली उसके बाद पार्टीशन हुआ तो क्या स्थिति रही होगी, कितनी नफरतें पैदा हो गई होंगी, मगर उनको धीरे धीरे करके संभाला गया, क्योंकि लोगों का आपसी प्रेम जो था उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी, और वही आज भी किया जाना चाहिए। पहली बार जस्टिन ट्रूडो का बयान अगर आप देखें तो एक बैलेंस्ड बयान इसलिए है क्योंकि उन्होंने रूट कॉज को टारगेट किया कि जो जिस प्रकार का कृत्य हुआ है फ्रांस में, उसकी शुरुआत जहां पे हुई है, हमें उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो कहीं पे भी किसी को भी हम इंस्टिगेट करें और कहें कि इसका रिएक्शन तुमने किया, क्यों किया, वो सब बातें आती हैं जब रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हम ऐसा माहौल पैदा क्यों करें जहां पे रिएक्शन आए? और हमें तो सीख लेनी चाहिए भारत में, और हम जानते हैं क्योंकि पहले से, मगर पिछले कुछ सालों में चीजें बदल गई हैं। हम जानते हैं कि धर्म जो है, किसी का भी धर्म हो, आपका हो, मेरा हो, हमारे लिए बहुत पर्सनल चीज होती है और सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। तो ऐसे मुद्दों पर हमें बड़े संयम को बरतने की आवश्यकता है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने कहा कि नीस में जो घटना हुई उसमें वे आतंकवाद के विरुद्ध फ्रांस के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैक्रोन के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हम इसे बैलेंस्ड बयान मानते हैं तो मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि उसी समय में आपको याद होगा कि मुंगेर बिहार में भी एक घटना हुई थी, और वो पुलिस द्वारा एक आतंकी घटना को घटित किया गया, और उस पुलिस वाली जो महिला थी एसपी लिपि सिंह, उसके पिता जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। तो इस तरह का जो माहौल, उसके बाद आप जानते हैं एक घटना हुई, उसके बाद पुलिस थाने जल गए। देखिए, मैं दोनों कंपैरिजन कर रही हूं। एक जगह धर्म में क्या हुआ कि प्रॉफिट की तस्वीर को लेकर सर कलम करा गया, जो निहायत ही मतलब सोच के कैसा लगता है, और दूसरी तरफ देखिए हमारे देश के अंदर हमारे लिए ये मुद्दे होने चाहिए, ये असली के मुद्दे हैं कि एक बच्चे के सर में, खोपड़ी में गोली मार के पुलिस उसे उड़ा देती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा,
हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि अगर पुलिस आतंकवाद बन जाती है और आतंकवादी बन जाती है और आतंकी घटनाओं को अंजाम देती है तो हम उनके विरुद्ध क्या करेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका रिएक्शन देखिए। 3 पुलिस थाने जला दिए गए, वो किसके द्वारा जलाए गए? जो आहत हुए थे, और वहां पे लोग आहत हुए थे, उनकी ना केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस हमने पहुंचाई मगर हमने उन्हें इंस्टिगेट किया, उनको टारगेट करके। तो हमारे को संयम बरतने की जरूरत है और हम गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी गुट निरपेक्षता की है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे राफेल आ रहे होंगे फ्रांस से, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो आतंकवाद को ही टारगेट कर रहे होंगे, ना कि किसी समुदाय को। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं, मगर ये भी चाहूंगी कि अपने देश में हो रही घटनाओं की तरफ भी वे कुछ ध्यान दें और कुछ बोलें। बिल्कुल सुजाता पॉल जी, लेकिन मेरा सवाल एक दूसरा भी था। मेरा सवाल ये भी है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में जिसमें हम रहते हैं, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की लोग मिसाल देते हैं, क्या वहाँ पर इस तरह के धरने प्रदर्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं है? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से आप किसी भी इशू पर अगर विरोध करते हैं वो लोगों का अधिकार है, मगर एक संयम से भी करने की जरूरत है और अपने दायरे में रहकर विरोध करना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि धार्मिक भावनाओं अगर आहत होते हैं तो लोग विरोध करते हैं, मगर सोच के देखिए कि अगर विरोध इसलिए हो रहा है कि आतंकवाद का समर्थन हो रहा है तो इसका तो मैं बहिष्कार करती हूँ। लेकिन अगर इस बात पे हो रहा है कि क्योंकि कुछ ऐसा वहां पे हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के रोल पे एक सवाल उठता है, तो प्रधानमंत्री जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां पे उन्हें सोचने की जरूरत होगी कि ऐसी फीलिंग हमारे लोगों में क्यों आ रही है। क्योंकि मैं उनके ट्वीट को भी देख रही थी, कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मैक्रोन का समर्थन करते हैं या वो फ्रांस में जो कृत्य हुआ उसमें पहले वाले लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने वो कार्टून बनाया या कार्टून दिखाया, ये बात नहीं कही। लेकिन जो बड़ा इशू है वो ये है कि अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुमैया राणा जी की बात से एक चीज साफ हो गई कि कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष में एक तरह का डर है और उसके कई कारण है। आपने मॉब लिंचिंग देखी, आपने देखा है कि देश में जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अभी विधायक जी कह रहे थे राम मंदिर के बारे में, मैं नहीं चाहती थी कि इस विषय को ऐसे लाया जाए और इनके मुंह से सच्चाई निकली भी थी। देखिए इनके मुंह से सच्चाई निकल भी गई थी कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो ये सोच समझ के बातें करनी चाहिए। ये सारी बहुत सेंसिटिव इशू है। ये चीजें बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर गिराया गया था, ये मालूम है मुझे, पर मैं बिल्कुल मैं कुशल कुमार जी आपके पास आऊंगा। तो ये आपकी जानकारी में ये भी बात रखनी चाहिए कि राम मंदिर गिराया था और उसमें कानूनी लड़ाई लड़ी है 450 साल। बिल्कुल, तो इसका कानूनी लड़ाई है ना, तो ये कानून ने तो यही कह रहे हैं कि फ्रांस में भी यही होना था कि अगर आपने देना, आप मुझे बताइए ना, फ्रांस की घटना एक आतंकी घटना है, तो आप राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, कम से कम आतंकी घटना के भगवान का नाम। मैं आपके पास आऊंगा, विधायक जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे कुशल कुमार जी के पास जाना होगा, मुझे कुशल कुमार जी के पास जाना होगा क्योंकि वो इस मुद्दे को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। कुशल कुमार जी, क्या आपको लगता है कि इस देश में धरने प्रदर्शन भी आपकी अगर राजनीतिक रूप से आपको सूट करते हैं तो उनकी इजाज़त होती है? हम इस देश में रहते हैं, हमने एक फिल्म आई थी पद्मावत शायद थी, उसको लेके हमने देखा पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो गए। हालांकि वो भी एक संवेदनशीलता थी, उन लोगों का अपना कहना था, तो वो धरने प्रदर्शन बाकायदा पुलिस के सामने किए गए और कई सारे थिएटर्स जला दिए गए। लेकिन अगर धरने प्रदर्शन, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ राजनीतिक रूप से अगर आपको सूट करते हैं धरने प्रदर्शन तो कराए जाते हैं, अगर आपको राजनीतिक रूप से वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, तो उनको बंद किया जाता है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाता है? जी मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूं, क्योंकि देखिए हमारा देश तो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो हमेशा से ही रहा है। तो देश की जो घटनाएं हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो भी कुछ हो रहा है हमारे देश में, जो एक सेंसिटिविटी बढ़ी है अभी कुछ सालों में,
वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के जो आहत हो रहा था वो उसी के चलते बढ़ रही हैं। कुशल कुमार जी आप बड़ी बात कर रहे हैं, कुशल कुमार जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सुजाता जी आप, सुमैया जी, विधायक जी आप ध्यान दें, उनका कहना यह है, वो कानून के विद्यार्थी हैं, कानून के ज्ञाता हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं उनमें धर्म कहीं ना कहीं उनमें रहता है। बड़ी सच्चाई से और साफ गोई से वो बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक आदमी इस बात को नहीं कर सकता है। जी कुशल जी आप पूरी करें बात। जी देखिए, ऐसा है ना कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इस्लाम धर्म है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, वो भी रिफ्क का ही बात करते हैं, कभी भी अनफ का बात नहीं करते हैं, जेंटलनेस की ही बात करते हैं, वायलेंस की बात नहीं करते हैं। उसी तरह से हर एक धर्म जो है वो कोई भी धर्म वायलेंस की बात नहीं करता है। हमारा तो सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी है। डेमोक्रेसी ही नहीं, जो ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज भी हैं, हम अगर उनकी भी बात करें तो वहां पे भी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। आप कोई भी आदमी किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन देखिए, जो कि सुजाता जी ने कहा, मुंगेर वाली जो बात कही, और भी जो घटनाएं हमारे देश में होते आ रही हैं, मैं बंगाल का भी नाम लूंगा कि जो बंगाल में भी घटनाएं होते आ रही हैं, जो केरला में जो घटनाएं होते आ रही हैं। देखिए, ये हर एक जगह जो एक पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस बन गया है, एक जो रिलीजन है वो हमारे पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज बना है, ये शुरुआत से ही होते आ रहा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम स्प्रिंग को दबाते चलते हैं तो वो जब छूटता है तो वो बहुत तेज से ऊपर आता है। तो शायद ये अब हम लोग उस स्टेज पे हैं। बट हम लोगों की कंट्री की जो एक सबसे बड़ी बात है हमारे देश की, कि हम लोग हमेशा जो है यूनिफिकेशन में बिलीव करते हैं, और हम लोग हमेशा इतना ज्यादा हम लोग एक जोर से रहे हैं कि हर एक धर्म जो है वो आज भी मिलके साथ चल रहा है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस जो आ गई है वो कहीं ना कहीं हमें बायस व्यू देने के लिए मजबूर कर देती है। आप ये समझिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, ये हमारे देश में ना बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए कि जो हमारे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमेशा एजेंडा ही लेके आगे बढ़ी हैं। और वो एजेंडा कहीं ना कहीं किसी कास्ट को सपोर्ट करता है, किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है। और जब आप वही चीज सपोर्ट करते आते हैं तो आप उससे जो है अपने आप को मोड़ नहीं सकते हैं। फिर जब आप कभी मोड़ते हैं तो फिर वो आपके खिलाफ चला जाता है। तो अब यही चीज जो है ना, हमारे देश की जो बातें हैं, ये चीज हम लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स में भी देखने को मिल रही है। अगर आप देखिएगा तो जो टर्की करता है, मैं अगर बात करूं तो जो टर्की करता आया है, वो भी जो कर रहा है वो भी गलत है। जो वो हर एक चीज में बयान दे देता है, और जो उसके जो राष्ट्रपति हैं एर्डोगन जी, वो उन्होंने कह दिया फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए कि ये तो मेंटली चैलेंज्ड है। ठीक है, तो उसके बाद वहां के लोगों ने कुछ ना कुछ कार्टून निकाल दिया, चार्ली हेब्डो जी ने कोई कार्टून निकाल दिया। तो देखिए क्या है कि आप ये फिर इंटरनेशनल अफेयर्स बन जाएगा, इंटरनेशनल वॉर बन जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सिविल वॉर है वो कब इंटरनेशनल वॉर में बदल गया। तो मेरा यही कहना है ना कि जो कोई भी रिलीजन हो उसमें कंपैशन रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उसने हमारे धर्म की आहत की तो हम उसका सर कलम कर देंगे। उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो उसने किया वो सही था। लेकिन बड़ा दिल तो उसका है जो कि माफ करके और उस चीज को सही ढंग से समझे और आगे बढ़े। तो हमें तो अब अगर उस बिहेवियर के चलते आज फ्रांस में क्या सिचुएशन है आप देख लीजिए। तो अगर हम एक चीज नहीं करते तो वहां पे हजारों जो नुकसान जो हो रहा है, जो लोग डर रहे हैं, ऊपर से कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे समय में ये सब चीजें हो रही हैं। आप समझिए कि देशों में लॉकडाउन चल रहा है, उस समय ऐसे सिचुएशंस हो रही हैं। तो क्या ये सिचुएशन किसी भी रिलीजन को या किसी भी आदमी को या किसी भी धर्म को सोचने की जरूरत तो है ना कि हम क्या कर रहे हैं और किस मोड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल कुशल जी, मुझे लगता है कि मुझे हालांकि हाँ मुझे लगता है कि मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है आप उसके लिए सबसे सूटेबल पर्सन हैं। अभी जो मैक्रोन का बयान आया है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोबारा से जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करता हूं लेकिन कट्टरवाद के खिलाफ हूं। ये चीज हम लोग सभी मानते हैं।
कोई ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वास्तव में ही सब लोग कट्टरवाद के खिलाफ हैं। अब सुमैया राना भी पहले से कह रही हैं, हालांकि उनके फादर के जो बयान है उनको अलग तरीके से पेश किया गया है, वो क्लेरिफिकेशन भी दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का बयान अब मैक्रोन का आया है तो वो बयान अब संतुलित बयान है? पहले आपको लगता है कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता के कारण हो सकता है उस तरह का बयान दे दिया हो, लेकिन अब उन्हें लगा कि ये बहुत नुकसान हो गया है, अब उन्होंने उसको बैलेंस करके दिया है? जी देखिए, बैलेंस तो करके देना ही है, क्योंकि आप अपने बयान से, आप देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, आप जो कि आपके ही देश में पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस क्रिएट कर दे, नहीं तो फिर जो देश की सरकार है उसको ही गिरना पड़ेगा अगर जनता रोड पे उतर जाएगी। तो संतुलित बयान तो उनका कहीं ना कहीं आना ही है। लेकिन अब मेरा ये कहना है ना कि फिर भी जो भी उन्होंने बयान दिया, उनको एक चीज जो उनके बयान में कमी रही कि उन्होंने जो कार्टून आया उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, जो रिलीजन के खिलाफ, जो प्रॉफिट के खिलाफ उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर वो एक लाइन में क्रिटिसाइज कर देते और फिर ये कहते कि देखिए हम फिर भी वायलेंस नहीं मानते हैं, हम फिर भी रिस्क मानते हैं, हम जो है जेंटलनेस पे ही हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इस एक लाइन के लिए जो है पूरे देश में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। वो चीज तो देखिए मैक्रोन की दुनिया में एक तरह से माहौल खराब हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिपक्वता थी। जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद इनका बयान आया है, अब इन्हें लगा है कि इनसे जाने अनजाने में एक भूल हुई है। हालांकि उम्मीद यही है कि अब ये मुद्दा यहाँ खत्म हो जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ना उकसावे की कार्रवाई होनी चाहिए, ना किसी को उकसावे की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जी, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो कि कलमकार हैं, वो अपने कलम से लड़ाई लड़ें। उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो कलम से इस तरह की भावनाएं फैला दें। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं तो आप देखिए कल मुनव्वर राना जी ने जो कह दिया है, तो उस चीज से देखिए क्या होता है कि जो आम जनता है ना, वो बड़ी नाजुक है। ये जो धर्म की जो पेचीली चीजें है ना, ये बड़ी नाजुक चीजें तुरंत लेकिन कुशल कुमार जी जो है संतुलित होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, समझ के आना हमारे यहाँ दिक्कत हमें यही सिखाते हैं। जी कुशल जी, मैं आपकी बात रोकता नहीं हूं मैं अक्सर, लेकिन मुझे रोकना पड़ रहा है। दिक्कत यह है हमारे यहाँ कि हमारा मीडिया भी जो मतलब मीडिया भी, अब आप समझते हैं वो बात, मुझे पैनल पे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि वहाँ एजेंडे सूट होते हैं। आपने देखा होगा अभी देश के कई बड़े चैनलों को माफ़ी मांगनी पड़ी है क्योंकि वो एजेंडे के आधार पर खबरें चलाते हैं। मुनव्वर राना का बयान बिल्कुल, अगर उन्होंने उस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान राम के खिलाफ भी कोई कृत्य करेगा, किसी भी धार्मिक के खिलाफ कोई ऐसी बात करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ चला दिया कि अगर मैं होता मैं भी यही करता। और सुमैया राना जो हैं वो मुनव्वर राना की बड़ी बेटी हैं, उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करती हैं। सुमैया राना, आप उसको ज्यादा बेहतर क्लेरिफाई कर सकती हैं, वो स्थिति क्या थी, क्या बयान था एक्चुअल और उसका क्या मीनिंग निकला है? जी सुमैया जी सुमैया राना, सुमैया जी आप मुझे सुन पा रही हैं? सुमैया जी आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा विधायक जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुमैया राना से लग रहा है हमारा कनेक्शन। सुमैया जी, हाँ विधायक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ, कुशल कुमार जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ धरने प्रदर्शन जो होते हैं वो भी, उनमें भी ये देखा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से किसको फायदा और नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ धरने प्रदर्शन ऐसे होते हैं कि जिनको करने की इजाजत दे दी जाती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको रोक दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस लोकतांत्रिक देश में लोगों को धरने प्रदर्शन करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपको क्या लगता है पर्सनली? नहीं, धरने प्रदर्शन तो होंगे। लोकतंत्र की पहचान है कि अपनी बात मनवाने के लिए जन समूह अपने जो भी अधिकार क्षेत्र में आता है कि जो भी कर्तव्य संविधान के अंदर, तो कर्तव्य के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये धरना प्रदर्शन एक सीमा में रहकर शांति प्रिय कैसे हो, ये लोकतंत्र की पहचान है। तो ये अच्छा है क्या बुरा क्या, इससे पता चलेगा। लेकिन उसका भी एक तरीका होगा। भले वो आप कह रहे थे जैसे राजनीतिक पार्टी अपना हित देकर करती है, सही बात है। कभी एक समाज विशेष का होता है तो उसमें लगता है कि ये हमारे पार्टी को नुकसान हो जाएगा इसके साथ गए तो, जबकि बात वो गलत कर रहे होते, फिर भी उनके साथ वो उनका विरोध नहीं करते। ये हमेशा देखा जाता है। ये राजनीतिक, कहीं न कहीं राजनीति में ये नुकसान
देश के लिए नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं जी कुशल कुमार जी 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 कुशल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी कुशल जी, हेलो जी। मैं विधायक जी ने ये बात समझी हमारी, मैं इसके लिए काफी खुश कि उन्होंने समझे, उन्होंने ये बात तो समझी कि जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जनता का हित देखना है, और 2020 में अगर हम अभी जाति विशेष में अटके रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हमें तो अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, आज की टेक्नोलॉजी से हम कंपेयर करना है। अगर हम जाति और धर्म पे जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि भले ही हम लोगों की डिबेट उसका एक निष्कर्ष निकलता है। देखिए विधायक जी भी बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के जो सच्चाई है उस पर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुजाता जी, आखिर में आपके पास आना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि जो मैक्रोन का बयान था, शुरुआती बयान, वो उन्होंने अपरिपक्वता के कारण दिया है या कहीं ना कहीं वो भी अतिवादी हो गए? एक चीज़। दूसरी चीज़, अब जो बयान आया है दोबारा से रिव्यू करके, वो आपको क्या लगता है कि जब पूरे देश और दुनिया में प्रतिक्रिया हुई, अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दिया, तो क्या आपको उसका नतीजा मानती हैं या उनको राजनीतिक समझबूझ बढ़ी है उनकी? आपको क्या लगता है जो बयान आया है? फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे धर्मों के लोग वहां रहते हैं और ये विकसित देश है। तो जो विकसित देश है उन्हें सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, हो सकता है कि शुरुआत में जो बयान दिया था वो भी कहीं किसी धर्म को टारगेट करके नहीं दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो वैसे प्रोजेक्शन उसका हो गया जैसे वो एक धर्म को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जहां से उसकी शुरुआत हुई उसकी भर्त्सना अगर वो उसी वक्त कर देते, जैसा अभी वकील साहब भी कह रहे थे, तो शायद सिचुएशन इस तरह से खराब नहीं होती है। और एक परिपक्वता की निशानी तो यही होती है कि आप हरेक की भावनाओं को देखें और जो लीगल होता है, जो राइट होता है, जो करेक्ट होता है, जो एथिकल होता है, उसके बारे में लोगों को रास्ता दिखाएं। और जो जनप्रतिनिधि होता है, जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ प्रेसिडेंट, उसे तो अपने लोगों को उनके अंदर प्यार और सद्भावना की भावना को निकाल के उनके अंदर प्यार और भाईचारे के साथ उन्हें चलने का रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो हम कई बार अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं कि भाई एक पक्ष के बारे में ना कहें, दूसरे पक्ष के बारे में भी कहें। यही आवश्यकता होती है किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की, कि वे अपने सारे लोगों को ये बताए कि वो किसी एक तरफ नहीं है, वो दोनों तरफ है और हर एक को साथ लेके चलता है। मगर गलत चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो गलत को गलत कहेगा और उसको सजा दिलाने में विश्वास रखेगा। और जो संवैधानिक तरीका है, जो उसके देश का कानून कहता है, उस हिसाब से करेगा। तो यही मुझे लगता है कि उनके साथ हुआ था। शुरुआत में उनका बयान क्या था ये आप और मैं तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर बयान देखेंगे तो उससे पता चलता है कि उन्होंने जो कहा उसको एक तरीके से देखा गया। अब उनके दिमाग में क्या है ये आप और मैं नहीं जानते, लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज किया, और देखिए दुनिया में कॉमर्स, ट्रेड चलता रहता है, पूरी दुनिया में उनकी जिस तरह से उनका विरोध हुआ, तो उनको ये भी दिखाई दिया कि उनके अपने देश के लोग जो हैं कहीं वो भी इस बात में ना आ जाए, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग। तो उन्हें चीजों को बैलेंस करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने करा, और इसकी मैं सराहना करती हूँ, उसका स्वागत है। कुशल कुमार जी, आखिरी सवाल आपसे है 30 सेकंड के अंदर। अच्छा, अगर इस तरह की ये जो घटनाएं होती हैं जिन पे क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, तो क्या कानूनन अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और हम सबको बहुत सहनशीलता के साथ रहना है, हम लोग सब कानून के मानने वाले लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, तो पहले तो इस तरह की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। लेकिन बाय द वे, हालांकि फिर मैं यही कहता हूं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो कानूनन हम लोग क्या कर सकते हैं? कानून, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम उनको कानूनी गिरफ्त में ला सकते हैं? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जी, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डेरोगेटरी रिमार्क्स के लिए, अगर हम रिलीजन को, जो भावनाओं को आहत करते हैं, उसके लिए भी हमने आईपीसी में कई सारे सेक्शंस बना रखे हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी चीजें अपलोड कर देते हैं जिससे कि सेंसिटिवनेस फैलती है, तो हमारा सेक्शन 69 है। हमारे जो आईटी एक्ट है
जो हमारा उसके लिए बनाया है कि जो हमारे सेंसिटिवनेस के लिए जो जो उसमें कई सारे सेक्शंस हैं जो सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा चीज दे दिया जाता है या कोई ऐसी चीज जो सिविल वॉर फैला सकती है या लोगों में सेंसिटिवनेस फैला सकती है, उसके लिए आईटी एक्ट बना हुआ है। उसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो अनरेस्ट्रिक्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं ऐप के थ्रू, नेटफ्लिक्स वगैरह, फ्रांस के राष्ट्र तो ये सब में भी सब जो है हमें इसके लिए जो है एक की जरूरत है, जो कि गाइडलाइन नहीं है हमारे देश में। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं हमारे देश में जिससे कि एक सिविल वॉर फैल सकता है या कोई अपना रिलीजन को, मैं सिर्फ रिलीजन की बात कर रहा हूँ, धर्म को हार्म करता है, तो डेरोगेटरी रिमार्क्स करने के लिए और जो है देश में शांति फैलाने के लिए सेक्शन 293 है और सेक्शन 151 है और सेक्शन 123 है जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन की बात करता है। ऐसे इस तरह से हमारे आईपीसी में कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि इस चीज को है और इस चीज पर कानूनी कार्रवाई करने का अच्छी तरह से और कुछ भी ऐसा होता है तो हमें कानून के दायरे में ही आगे बढ़ना चाहिए, न सिर्फ जी बिल्कुल। तो ये आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पहली बात तो इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होना चाहिए, और अगर बाय द वे कोई हो जाती है तो हमारे पास कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, हमें कानून की मदद लेनी चाहिए और इस तरह की कोई भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले या देश में कहीं भी शांति व्यवस्था जो है उसको नुकसान पहुंचे। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है मुझे कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट करने के बाद मेरे जो गेस्ट हैं वो सब एक बहुत कॉन्क्लूसिव डिबेट की है, बहुत अच्छी डिबेट की है, उससे उसका एक निष्कर्ष निकला है और यही बड़ी बात होती है कि मुद्दों पर बात हो, उसका एक निष्कर्ष हो। आप सब लोग उसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपने अपनी बातें रखी, खुल के बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। आप सब लोगों का एक्सप्रेस न्यूज़ भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी और वक्त में किसी और मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।